प्लस एकेडमी। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 का बूस्टर मॉक टेस्ट दूसरा कराने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक मॉक टेस्ट करा दिया है, इसके अलावा मैंने आपको सीजीएल के 7 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दिए हैं, वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए, हमने अपने मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को लिया है। इससे आपको ये पता लगेगा कि सीजीएल में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप तैयारी को कैसे सुधार सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं वादा करता हूँ कि जो बच्चा मेरी इस सीरीज को कंप्लीट फॉलो करेगा, उसका स्कोर में 100% सुधार होगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और किस वर्ष आयोजित किए गए थे? महाराष्ट्र 2019 में, उड़ीसा 2020 में, पंजाब 2019 में या फिर केरल 2020 में? देखिए, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उड़ीसा 2020 में आयोजित किए गए थे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में भी आयोजित किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आयोजित किए गए हैं। और कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। अच्छा, इसमें सीट्स पर कौन रहा है? इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीट्स पर रही है। इसने 71 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं इसने? 71 पदक जीते हैं, जिसमें से इसने 32 गोल्ड जीते हैं और 18 सिल्वर जीते हैं और 21 ब्रॉन्ज जीते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395, 385, 75 या फिर 365? देखिए, भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी, यह भी आपको पता होने चाहिए। तो हमारे मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अच्छा, तो अब वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद है हमारे संविधान में। अच्छा, जब बात हो रही है संविधान की, तो आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान को कब लागू किया गया था और कब अपनाया गया था। देखिए, हमारे इस भारतीय संविधान को 26 नवंबर को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था? 1949 को अपनाया गया था। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारे भारतीय संविधान की बात होगी, तो इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था। इससे रिलेटेड जानकारी हम ले लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए, हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन है और इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अच्छा, इसे सबसे पहले कहां पर गाया गया था? इसे सबसे पहले 1911 की कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात आती है राष्ट्रीय गीत की। हम थोड़ा राष्ट्रीय गीत देखेंगे, तो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, और वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और इसे सबसे पहले कहां पर गाया गया था? देखिए, इसे सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहां पर गाया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को गाया गया था और राष्ट्रीय गान को 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। इसके अलावा बात आती है राष्ट्रीय चिन्ह की, तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। अच्छा, इसे कहाँ से लिया गया है? देखिए, यह है सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 शेर हैं, लेकिन हमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं। देखिए, आप इसे देख सकते होंगे, एक इसके पीछे शेर है, ठीक है, और इसके नीचे एक चक्र बना हुआ है, और जिसके एक ओर सांड है और दूसरी ओर घोड़ा है, और जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। सॉरी, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास राष्ट्रीय पंचांग, यानी कि कैलेंडर। तो हम कैलेंडर को देखेंगे। देखिए, कैलेंडर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा विक्रम संवत पे आधारित है हमारा कैलेंडर, लेकिन अब 22 मार्च 1957 को विक्रम संवत हटाकर इसे शक संवत को अपना लिया गया, और ये शक संवत जो है वो चंद्रमा पर आधारित है। ठीक है, याद रखेंगे, हमारे भारत का कैलेंडर शक संवत पर आधारित होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात आती है राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय ध्वज की कुछ स्थिति के बारे में देखते हैं। देखिए, जब झुका हुआ झंडा होता है
जब हम झंडे को झुकाते हैं तो वो शोक का प्रतीक होता है, जब झंडे को उल्टा कर देते हैं तो वो संकट का प्रतीक होता है। और ये आपको याद रखना होगा कि भैया सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले ध्वज को नहीं फहराया जाता। कब नहीं फहराया जाता? सूर्यास्त के बाद नहीं फहराया जाता और सूर्योदय के पहले ध्वज को नहीं फहराया जाता है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 3 है, भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इसमें से किसने की थी? ये लॉर्ड लिटन ने की थी, कर्जन ने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, या फिर वेलेजली ने की थी? देखिए, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और क्या क्या किया था, इसे भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है हमसे। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से लेकर 1793 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था, और इसके बाद फिर 1805 में फिर से इसको वापस बुलाया गया था। अच्छा, इसके अलावा देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर, जो कि 1790 से लेकर 1792 में हुआ था, और इस युद्ध के तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। उसकी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, याद रखेंगे। इसके अलावा न्यायिक विभाग को राजस्व विभाग से पृथक किया गया और शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू किया था। और बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी 1793 में, यानी कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही इसने हमसे क्वेश्चन पूछा भी है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अच्छा, अब भारत में नागरिक सेवा का जनक और पुलिस व्यवस्था का जनक भी किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, और पुलिस व्यवस्था का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं। इसके अलावा है, इसे एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पर है भैया? भारत के गाजीपुर में स्थित है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि है। अब बात करेंगे लॉर्ड वेलेजली की। ठीक है, अब लॉर्ड वेलेजली को देखते हैं। देखिए, लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 तक ये भारत का 1798 से लेकर 1805 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है। अच्छा, इसके समय पर लॉर्ड वेलेजली क्या लेकर आया था? 1798 में इसने सहायक संधि लेकर आया, और इस संधि के तहत इसने सबसे पहले हैदराबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। लॉर्ड वेलेजली क्या लेकर आया था? 1798 में सहायक संधि लेकर आया था। कौन सी संधि? सहायक संधि लेकर आया था। और इस संधि के तहत इसने सबसे पहले किसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? हैदराबाद को मिलाया था, याद रखेंगे आप इसे। इसके अलावा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय पर हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय पर हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक बसीन की संधि हुई थी, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से लेकर 1805 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में ही हुआ था। इसके अलावा इसके शासनकाल में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, और ऑक्टरलोनी लाल किले के पहले ब्रिटिश रेजिडेंट बने थे। तो लाल किले के पहले ब्रिटिश रेजिडेंट ऑक्टरलोनी बने थे, और किसके नेतृत्व में लाल किले पर कब्जा किया गया था? लॉर्ड लेक के नेतृत्व में किया गया था, याद रखेंगे आप इसे। और वो किसके, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। आगे देखेंगे। आगे है 1802 में एमिन्स की संधि के तहत पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दी गई थी लॉर्ड वेलेजली के समय में। इसके अलावा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी 1800 ईस्वी में, और किस लिए? सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की गई थी। किंतु 1802 में इसको बंद कर हेलवरी में ही प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। आगे आगे देखते हैं। आगे हमारे पास लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से लेकर 1880 तक ये भारत का वायसराय रहा, और इसने इसने भारतीयों के लिए भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 स्थापित किया था। इसने भारतीयों के लिए क्या स्थापित किया? भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 को इसने स्थापित किया था। इसके अलावा इसने 1879 में, यानी कि 1879 में सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। कितनी कर दी थी? 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किसने करी थी? ये लॉर्ड लिटन ने की थी। इसके अलावा ये 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था, जो कि भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर लगता था। आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। आगे देखेंगे हम लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहा,
और इसने 1901 में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना कराई थी। किसने? लॉर्ड कर्जन ने 1901 में कराई थी। इसके अलावा 1903 में पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने, और 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण की स्थापना की थी। और भारतीय स्मारकों की संरक्षण के लिए इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसके अलावा सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने किसका गठन किया था? सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। और 1905 में बंगाल का विभाजन किया। आपको पता होना चाहिए भैया, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इस बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 4। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से। तो देखिए भैया, ये है फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। इसके अलावा डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है, इसके अलावा द रोवर्स कप है, वो भी फुटबॉल से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अब बात करेंगे हम थोड़ी सी हॉकी की, क्रिकेट की और बैडमिंटन की। तो यहाँ इससे कौन कौन से कप या ट्रॉफी संबंधित है? पहले हम हॉकी के देखते हैं। देखिए, हॉकी से संबंधित है आगा खान कप। कौन सा कप? आगा खान कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी और रंगास्वामी कप। कौन कौन सा? फिर से देखेंगे, आगा खान कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, और है अजलन शाह कप। कौन सा भैया? अजलन शाह कप। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम क्रिकेट से देखते हैं। देखिए, क्रिकेट से है देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, जो कि अभी स्टार्ट होने वाली है, दिलीप ट्रॉफी। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी और है विजय हजारे ट्रॉफी। ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन से संबंधित हैं अग्रवाल कप, चड्डा कप। कौन कौन सा? अग्रवाल कप, चड्डा कप, और है थॉमस कप और उबेर कप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया थॉमस कप। थॉमस कप पुरुष जिसमें पुरुष खिलाड़ी खेलते हैं, और उबेर कप में महिला खेलती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो बैडमिंटन से अग्रवाल कप, चड्डा कप, थॉमस कप और उबेर कप, ये बैडमिंटन से संबंधित कप हैं। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरीन की परमाणुकता क्या है? ये चतुष्परमाणुक है, द्विपरमाणुक है, बहुपरमाणुक है, या फिर एक परमाणुक है? देखिए, क्लोरीन की परमाणुकता 2 है, तो ये द्विपरमाणुक है। देखिए, क्लोरीन की परमाणुकता से मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया भैया कि क्लोरीन के एक अणु को दिखाने के लिए कितने क्लोरीन के परमाणुओं की आवश्यकता होती है? तो क्लोरीन के 2 परमाणुओं की आवश्यकता होती है एक क्लोरीन के अणु को दिखाने के लिए। देखिए, जब कभी भी अकेली क्लोरीन किसी भी रिएक्शन में भाग लेती है, तो उसमें Cl2 का ही यूज होगा। इसमें हम अकेले Cl का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन, देखिए, किसी भी रिएक्शन में भाग लेने के लिए उसे अणु होना जरूरी है। तो अणु के लिए क्या होगा? Cl2 ही होगा। क्या होगा भैया? Cl2 होगा। ठीक है, इसमें अकेला Cl हो ही नहीं सकता है। इसका कारण यह है कि इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस अंतिम कोश में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से 2 क्लोरीन परमाणु, यानी कि 2 क्लोरीन परमाणु सह संयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन अणु को दिखाने के लिए 2 क्लोरीन परमाणु की आवश्यकता होती है। इसे हम Cl2 से ही शो करते हैं। अच्छा, इसी तरह से H2 को आपने देखा होगा, जब कभी हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं तो अकेला H नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं? H2 ही लिखते हैं। इसी तरह से जब अकेले क्लोरीन को यूज करेंगे तो हम वहां पर Cl2 का यूज करेंगे, केवल अकेले Cl का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन की परमाणुकता भी 2 ही होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? तो सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री लेते हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति ही सलामी लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा बात आती है राष्ट्रपति की, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में और किस भाग में है। देखिए, राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक, और हमारे संविधान के भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में है। तो हम आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक सारे आर्टिकल को अभी देखेंगे। देखिए, सारे आर्टिकल देखेंगे। देखिए, इसकी एक ट्रिक है, पकाने को का द्वयोदशम। इसकी ट्रिक क्या है? पकाने को का द्वयोदशम, जिसमें प से मतलब होता है राष्ट्रपति का पद, प का मतलब राष्ट्रपति का पद, ये आर्टिकल 52 में है। का से मतलब होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, आर्टिकल 53 में।
का है, और का से मतलब होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कोई भी कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होने जरूरी हैं, अदरवाइज वो कोई कानून नहीं पारित हो पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। अच्छा, इसी तरह से अब बात आती है नी की, तो नी से मतलब होता है निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। किससे होता है भैया? अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। याद रखेंगे। अब बात आती है को का मतलब होता है कोटा, यानी कि राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उनको निश्चित कोटा की जरूरत होती है। अगर उन्हें निश्चित कोटा नहीं मिलता है तो उनके वोटों की काउंटिंग ही नहीं होगी। और वो निश्चित कोटा कितना होना चाहिए? कुल वोट अपॉन कुल प्रत्याशी प्लस वन, और प्लस वन कम से कम उन्हें इतना कोटा यानी कि इतना वोट तो चाहिए ही चाहिए, अगर अदरवाइज उनके वोटों की काउंटिंग नहीं होगी। अब बात आती है का की, तो का से मतलब होता है कार्यकाल। का मतलब क्या होता है भैया? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अब बात दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक हमारे भारत के केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं, अब तक और कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित नहीं हुए हैं। अब 58 में आता है योग्यता, इसमें राष्ट्रपति की योग्यता होती है। ठीक है, यानी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आर्टिकल 58 में चर्चा है। फिर आर्टिकल 59 में है दशा। दशा मतलब होता है दशा, इनमें क्या दशाएं होनी चाहिए? यानी कि पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, किसी सरकारी या लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, ये उनकी कुछ दशाएं होती हैं। अच्छा, दश के बाद आता है श से मतलब होता है शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और 61 में माँ में हो जाता है, माँ का मतलब हो जाता है महाभियोग। माँ का मतलब क्या होता है? महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अब बात आती है भैया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता तो भाग नहीं लेती है, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, जनता भाग नहीं लेती है डायरेक्ट, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अच्छा, तो कौन भाग लेते हैं? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य यानी कि विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इसमें कौन भाग नहीं लेता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 2 मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, और ना ही किसी भी राज्य की विधान परिषद भाग लेती है। इसका मेन कारण ये है क्योंकि भैया सभी स्टेट में हमारे सभी स्टेट में विधान परिषद नहीं है, मात्र 6 स्टेट में विधान परिषद है, और विधान परिषद और किसी भी राज्य की विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। देखिए, जैसे कि अगर कोई मुख्यमंत्री भी अगर विधान परिषद का सदस्य हुआ, तो मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले पाएगा। यानी कि विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा हुआ है? अलाउद्दीन खान, पन्नालाल घोष, पंडित शिव कुमार शर्मा, या फिर विलायत खान। देखिए, संतूर वादक इसमें से कौन है? तो इसमें संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक नाम और संतूर वादक से जुड़ा हुआ है जो काफी अधिक इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है, भजन सोपोरी। भजन सोपोरी क्या बजाते थे? संतूर वादक हैं। भजन सोपोरी कौन है भैया? संतूर वादक हैं, आपको ये याद रखना होगा। अच्छा, इसके अलावा अलाउद्दीन खान क्या बजाते हैं? ये सरोद बजाते थे। इसके अलावा पन्नालाल घोष ये बांसुरी वादक हैं, और विलायत खान ये कौन है? विलायत खान सितार वादक हैं। विलायत खान कौन है भैया? सितार वादक हैं। क्या बजाते हैं? सितार वादक, सितार बजाते हैं। याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? इसमें से कौन सी नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? ठीक है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, पहला रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग,
क्या नई कृषि रणनीति में रासायनिक उर्वरकों का यूज नहीं करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। हमें कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए हम रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं। अच्छा, ऑप्शन भी होता है संकर बीजों का प्रयोग। देखिए, संकर बीजों का यूज भी करते हैं। संकर बीज से मतलब होता है जिन बीजों को आनुवंशिक रूप से परिवर्तित कर दिया गया है, उन्हें संकर बीज बोल देते हैं। तो संकर बीजों का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें कृषि की पैदावार बढ़ानी है, इस वजह से किया जाता है, तो इसका भी यूज करते हैं। इसके अलावा व्यापक सिंचाई भी की जाती है। जैविक खाद का यूज नई कृषि रणनीति के तहत नहीं करते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2024 में G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था 2024 में? इटली में, अमेरिका में, रोम में या चीन में? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, इस G7 का सम्मेलन इटली में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इटली में किस शहर में हुआ था? ये बोर्गो एग्नाजिया शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? ये बोर्गो एग्नाजिया शहर में G7 सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। और यह 7 देशों का समूह है, 7 विकसित देशों का समूह है G7। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसमें आते हैं कनाडा, यूएसए और यूके। यूके से मतलब उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है। कौन कौन आते हैं फिर से देखते हैं। कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इसके अलावा जापान। ये 7 कंट्री G7 में शामिल हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में भाग लिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिकित्सकों द्वारा अनुसार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए आरडीए कितने मिलीग्राम डे है? मतलब कोलेस्ट्रॉल कितना मिलीग्राम डे आपको चाहिए? तो वो होता है भैया 300 मिलीग्राम पर डे आपको कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा होता है जो यकृत के द्वारा निर्मित होता है, और ये कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल? एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और एक वीएलडीएल होता है, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जिसमें से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, जबकि एलडीएल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। देखिए, एलडीएल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जम जाता है, जिसकी वजह से हृदय रोग बढ़ जाता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जम जाता है तो फिर रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हृदय से संबंधित परेशानियां बढ़ जाती हैं। एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है और ये धमनियों से एलडीएल को हटा देता है, यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है। इसलिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा माना जाता है। एलडीएल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए हानिकारक होता है। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा है हमारे पास इसके उच्च स्तर से उच्च रक्तचाप, सीने में दर्द, हार्ट अटैक और दिल का दौरा आदि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में भी जाना जाता है? रघुराम राजन को, सेंड्रा रोटमैन को, अमर्त्य सेन को या फिर मोहम्मद यूनुस को? देखिए, इनमें से कौन ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो है मोहम्मद यूनुस। तो वो कौन है भैया? मोहम्मद यूनुस को सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए, मोहम्मद यूनुस के बारे में देखेंगे। मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त प्रणाली के जनक हैं। इसके अलावा इन्होंने 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की भी स्थापना की है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में मोहम्मद यूनुस ने की, जिसका उद्देश्य है लोगों को छोटे ऋण प्रदान करना। इसके अलावा हमारे भारत में गांवों में समूह जैसी योजना चलती है, जिसके तहत महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाता है, तो वो भी मोहम्मद यूनुस की ही देन है। इसके अलावा अब बात करेंगे मोहम्मद यूनुस को कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष
10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है भैया नोबेल पुरस्कार? 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब कौन देता है? नोबेल फाउंडेशन। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। कब हुई थी? 29 जून 1900 को हुई थी। देखिए इस पुरस्कार में आपको क्या मिलता है? इस पुरस्कार में हमें मिलता है एक स्वर्ण पदक, एक व्यक्तिगत डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना मिलते हैं। एक स्वर्ण पदक, एक व्यक्तिगत डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना मिलते हैं। और इसकी घोषणा कब होती है? ओस्लो में हर साल अक्टूबर महीने में, और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। अक्टूबर महीने में इसकी घोषणा होती है ओस्लो में, और 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दे दिया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी भैया? डायनामाइट की खोज की थी। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। एक भौतिक विज्ञान में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, और मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है और पीस पे दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात आती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को सबसे बाद में जोड़ा गया था। 1969 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। 1969 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। याद रखेंगे। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए भैया कि पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बनी। देखिए पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी बनी थी। कौन बनी थी? मैडम क्यूरी। और इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, अभी हम उसे देखेंगे। इसके अलावा सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष में कौन है? सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष में कौन है? वो है ब्रैग विलियम लॉरेंस। कौन है भैया? ब्रैग विलियम लॉरेंस है। ये भौतिकी में मिला है इनको 1915 में। इसके अलावा हम देखते हैं तो सबसे कम उम्र की महिला कौन है? सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता महिला है मलाला यूसुफजई। इनको 2014 में मिला है, शांति के लिए मिला है इन्हें। ठीक है, किसको मिला? मलाला यूसुफजई। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को देख लेते हैं। देखिए किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, इन्हें देखेंगे। देखिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में पहले भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा बात आती है सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला है, 1930 में मिला है। इसके अलावा हरगोविंद खुराना को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, 1968 में मिला है। और मिला है मदर टेरेसा को। देखिए वैसे मदर टेरेसा अल्बानिया की रहने वाली थी, लेकिन 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। और इनको 1968 में शांति के लिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला था? 1983 ईस्वी में। कब मिला था भैया? 1983 में। अब बात करेंगे अमर्त्य सेन की। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है और 1998 में मिला है। कब मिला है? 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर मिला है वी रामकृष्णन को। वी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला। और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? कैलाश सत्यार्थी को। और अभिजीत बनर्जी को भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है। और अभिजीत बनर्जी के बाद अभी तक नोबेल पुरस्कार भारत के अंदर नहीं आया है। याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारे पास, देखेंगे। देखिए 2 बार ऐसे कौन, कितने नोबेल पुरस्कार विजेता है जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार लिया है? तो ऐसे 4 लोग हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार लिया है। कौन कौन? पहले है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1930 में रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिव की खोज के लिए इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा इन्हें 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके अलावा बात आती है मैडम क्यूरी को मिला है। और मिला है जॉन बार्डीन को, 1956 में नोबेल पुरस्कार मिला। और इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक तो 1956 में मिला है ट्रांजिस्टर की खोज के लिए, और एक मिला है 1972 में अति चालकता की खोज के लिए। ठीक है, इसके अलावा मिला है लिनस पॉलिंग को। किसको? लिनस पॉलिंग को 1954 में मिला है नाभ के परीक्षण के लिए। और मिला है उन्हें 1962 में शांति के लिए। इनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और मिला है फ्रेडरिक सेंगर को। किसको? फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 में। ये रसायन वैज्ञानिक थे और इनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ये चारों के चारों नाम आपको याद रखने हैं। मैडम क्यूरी, जॉन बार्डीन, लिनस पॉलिंग और फ्रेडरिक सेंगर, इन चारों लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखेंगे। और देखिए इसके अलावा 1974 में ये घोषणा कर दी गई थी कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ये 1974 में घोषणा कर दी गई थी। लेकिन 1974 से पहले कुछ लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को मिला है। और 2 लोग कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। एरिक एक्सेल कार्ल फेंट और डेंग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। किस किस को? एरिक एक्सेल कार्ल फेंट को मिला है और डेंग हैमरशोल्ड को मिला है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार। ये इन्हीं 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत मिला है और किसी को नहीं मिला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई थी? जयपुर में, उज्जैन में, मुंबई में या देहरादून में? देखिए, विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है और इसका उद्घाटन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? वित्त मंत्रालय के द्वारा, आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय के द्वारा, या फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई के द्वारा, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी एमएसएमई के द्वारा हो जाएगा। बात करते हैं थोड़े से एमएसएमई की। देखिए, एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और इसका मुख्य उद्देश्य इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना। क्या होता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना। और इसकी कुछ योजनाएं देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो इसने 30-32 योजना बना रखी है, लेकिन हम इसकी कुछ ही योजना देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। कौन सी भैया? पहली क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट CGTMSC, ये एमएसएमई की योजना है। इसके अलावा है राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, ये एमएसएमई की योजना है NMCP। और है उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ये भी एमएसएमई की ही योजना है EDP। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक ये है, ये PMGP। ये 4 योजनाएं आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में की थी और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में इसको रद्द कर दिया था। आपको पता होगा। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइकल फेराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक यानी कि एल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी? किसने प्रदीपक गैस में बेंजीन की खोज की थी? फेराडे ने प्रदीपक गैस में बेंजीन की खोज की थी, तो किस वर्ष की थी इसने हमसे पूछा है। इन्होंने 1820 में, 1825, 27 से 22 में। तो देखिए, माइकल फेराडे ने प्रदीपक गैस में बेंजीन की खोज 1825 में की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, माइकल फेराडे ने। ठीक है, देखिए, माइकल फेराडे ने पहली बार प्रकाशमान गैस यानी कि प्रदीपक गैस में बेंजीन को देखा था, बेंजीन को अलग किया था। इसके अलावा लेकिन फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने 1865 में बेंजीन की छल्ले जैसी संरचना का प्रस्ताव दिया था। इसने फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने। ठीक है, सबसे पहले बेंजीन की खोज किसने की थी? सबसे पहले बेंजीन की खोज प्रकाशमान गैस में माइकल फेराडे ने की थी, लेकिन बेंजीन की छल्ले नुमा संरचना किसने दी थी? ये केकुले ने दी थी। कब दी थी? 1865 में दी थी। ठीक है, 1865 में दी थी, आपको याद रखना होगा। और देखिए, बेंजीन एक रंगहीन, मीठी गंध वाली और अत्यधिक ज्वलनशील तरल होता है और इसका उपयोग प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे और रबर, डाई, डिटर्जेंट जैसे रसायनों के उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, अब बात हो रही है माइकल फेराडे की। देखिए, माइकल फेराडे ने बेंजीन की खोज की थी, अच्छी बात। और इसने किन किन की खोज की थी? ठीक है, और की थी इसने विद्युत चुम्बकित्व प्रेरण की खोज की थी, जो कि यह खोज बिजली उत्पादन का आधार बन चुकी है। इसके अलावा प्रतिचुंबकत्व की खोज की है माइकल फेराडे ने, और यह विद्युत अपघटन का सिद्धांत भी माइकल फेराडे ने ही दिया है। याद रखेंगे, विद्युत चुम्बकत्व प्रेरण, प्रतिचुंबकत्व और विद्युत अपघटन का सिद्धांत भी माइकल फेराडे ने ही दिया है। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं, एग्जाम में आ जाती हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आइए देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? राउत नाच किस राज्य में प्रसिद्ध है? असम में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में या पंजाब में? ठीक है, राउत नाच छत्तीसगढ़ का नाच है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और देखते हैं, और छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से नाच होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये हैं राउत नाच और सुआ नाच सैला। कौन कौन सा भैया? राउत नाच, सुआ नाच, सैला। और है बागमती,
थारथरी और पंथी, बागमती, थारथरी और पंथी। इसके अलावा है कर्मा, पाली और टपाली, कर्मा, पाली और टपाली। और है पंडवानी, नवारानी, झूमर और चंदेनी। ये छत्तीसगढ़ के कुछ नृत्य हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है असम के, देखेंगे असम के हैं खेल गोपाल, कली गोपाल, बिछुआ और नट पूजा। फिर से देखेंगे खेल गोपाल, कली गोपाल, बिछुआ और नट पूजा। और है बिहू, अंकिया नाट, बागुरुम्बा और झुमरा। ये असम के कुछ लोक नृत्य हो जाते हैं, बिहू, अंकिया नाट, बागुरुम्बा और झुमरा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आगे है हमारे पास गुजरात। गुजरात में है गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या। गुजरात में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या। और है रासलीला, जुरिथुन, पनिहारी और भवई। कौन कौन से फिर से देखते हैं? गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरिथुन, पनिहारी, भवई। पंजाब के देख लेते हैं। देखिए पंजाब के हैं भागड़ा, गिद्धा, धूमल, डफ, धमान। भागड़ा, गिद्धा, धूमल, डफ, धमान। इसके अलावा है जूली, सम्मी, किकली, जागो। और है तीजन, लुड्डी, बागा और धनकरी, नकूला। ये पंजाब के कुछ लोक नृत्य हो जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाद्वीपीयता के अर्थ की पहचान कीजिए। महाद्वीपीयता के अर्थ की पहचान कीजिए। देखिए महाद्वीपीयता होती क्या है? महाद्वीपीय कुछ नहीं, एक जलवायु संबंधी अवधारणा होती है महाद्वीपीयता। जैसे जैसे समुद्र से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे वहां पर महाद्वीपीयता का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी होगी वैसे वैसे हमें महाद्वीपीयता का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसके ऑप्शन देखते हैं, फिर हम महाद्वीपीयता फिर हम इसको समझाएंगे आपको अच्छी तरह से। देखिए ऑप्शन है इसका, सर्दियों के दौरान बहुत गर्म और गर्मियों के दौरान बहुत ठंडा होता है। ये बिल्कुल हो जाएगा भैया, उल्टा थोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही कट गया। ऑप्शन बी देखेंगे, गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा महाद्वीपीयता में। देखिए समुद्र से हम जितनी दूरी पर जाएंगे वहां पर हमें महाद्वीपीयता का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। और महाद्वीपीयता के प्रभाव में हमें गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक ठंडी देखने के लिए मिलेगी महाद्वीपीयता के प्रभाव में। ठीक है, और ऑप्शन सी देखते हैं, गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और बहुत वर्षा होती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा और गर्मियों के दौरान बहुत गर्म, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम थोड़ा महाद्वीपीयता के बारे में समझेंगे, अच्छी तरह से समझते हैं इसे। देखिए महाद्वीपीयता क्या होती है? ये एक जलवायु संबंधी अवधारणा होती है। ये समुद्र से दूरी के प्रभाव को दर्शाती है। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित स्थानों पर महाद्वीपीयता का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी महाद्वीपों के मध्य भाग में महाद्वीपता का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो क्षेत्र समुद्र से जितनी ज्यादा दूरी पर होगा महाद्वीपीयता उतनी ज्यादा दिखाई देगी। जहां महाद्वीपीयता होती है वहां पर अधिक है, वहां पर क्या होता है, अधिक होता है, तापांतर अधिक होता है। यहाँ पर दिन और रात, ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में बड़ा अंतर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भूमि जल की तुलना में तेजी से गर्म होती है और ठंडी होती है। तेजी से गर्म हो जाती है और तेजी से ठंडी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा सूखी जलवायु को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सूखी जलवायु होती है। समुद्र से दूर होने के कारण महाद्वीपीय क्षेत्रों में आर्द्रता बहुत कम होती है, जिससे ये क्षेत्र आमतौर पर शुष्क होते हैं। ये समुद्र से दूर होते हैं और ये क्षेत्र आमतौर पर शुष्क होते हैं। ठंडी में सर्दी और गर्मी में बहुत गर्मी, मौसम की अचानक परिवर्तनशीलता, ये इसके कुछ विशेषताएं हैं। और इसके उदाहरण हैं। देखिए महाद्वीपता का प्रभाव को कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये मिलेगा साइबेरिया में, कनाडा के उत्तरी भाग में, मंगोलिया में। ये अब महाद्वीपीयता का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर बना है? विश्वनाथ आनंद के बाद में भारत का दूसरा कौन ग्रैंड मास्टर बना है? अभिजीत कुंटे, दिव्येंद्र बरुआ, पी हरिकृष्णा या फिर शशिकरण कृष्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिव्येंदु बरुआ। क्या है? दिव्येंदु बरुआ विश्वनाथन के बाद दूसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब वर्तमान में देख लेते हैं, वर्तमान में कौन ग्रैंड मास्टर है। देखिए वर्तमान में है श्याम निखिल, जो कि 85 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो कौन से ग्रैंड मास्टर बने? 85 में ग्रैंड मास्टर बने हैं श्याम निखिल वर्तमान के। ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर वैदिक काल के में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती और पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो आपको बताना क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र में से एक जवाब देना है। देखिए कौन सा वर्ण पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो वो करता था वैश्य। कौन करता था भैया? वैश्य करता था।
अच्छा, क्षत्रिय क्या करते थे, ब्राह्मण शूद्र क्या करते थे, जैसे भी देख लेते हैं। ठीक है, क्षत्रिय क्या करते थे, क्षत्रिय योद्धा वर्ग था क्षत्रिय, और ये राज्य की व्यवस्था, रक्षा और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था क्षत्रिय वर्ग। और ब्राह्मण को देखते हैं, देखिए ब्राह्मण पुरोहित वर्ग था। कैसा वर्ग था, पुरोहित वर्ग था। ये धार्मिक अनुष्ठान करने और ज्ञान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता था शूद्र वर्ग। ठीक है, वो सॉरी ब्राह्मण वर्ग। अब हम शूद्र वर्ग को देखते हैं। शूद्र वर्ग है, शूद्र वर्ग में आता है, ये श्रमिक वर्ग था। ये शारीरिक श्रम यानी कि मजदूरी के लिए उत्तरदायी होता था शूद्र वर्ग। याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्लाह रखा खान को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अल्लाह रखा खान को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, या फिर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, या फिर वाद्य यंत्र वादन। तो देखिए अल्लाह रखा खान को वाद्य यंत्र वादन के लिए सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। किससे सम्मानित किया गया, पद्मश्री से। तो अल्लाह रखा खान आखिरकार कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये तबला बजाते थे। क्या बजाते थे भैया, तबला बजाते थे। अच्छा, तो तबला वादक और कौन कौन बजाते हैं, जो कौन कौन और तबला वादक हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हैं, सबसे फेमस नाम है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान। इसके अलावा है पंडित किशन महाराज। कौन, पंडित किशन महाराज। और हैं गोदई महाराज, पंडित जसराज, पंडित निखिल ज्योति घोष, तन्मय घोष और विक्रम घोष। ये सारे के सारे तबला वादक हैं। कौन है भैया, तबला वादक हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की किस प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटेरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। तो मैंग्रोव वृक्ष की किस प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटेरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। सुंदरी को, कचनार को, कुसुम को, या अर्जुन को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सुंदरी हो जाएगा। और सुंदरी का वैज्ञानिक नाम ही हेरिटेरा फॉर्म्स है। क्या भैया, हेरिटेरा फॉर्म्स है। हम थोड़ा कुसुम, अर्जुन और कचनार के बारे में देखेंगे। देखिए कुसुम कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले कुसुम को देखते हैं। कुसुम कहाँ पाया जाता है, ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है भैया कुसुम। और इसका वैज्ञानिक नाम है शिलीचेरा ओलियोसा। तो कुसुम का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, शिलीचेरा ओलियोसा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब बात करेंगे अर्जुन की। तो अर्जुन जो पाया जाता है, ये भारत और श्रीलंका में अर्जुन पाया जाता है। और ये एक औषधीय वृक्ष प्रजाति का वृक्ष है। कौन सा, कैसा वृक्ष है, औषधीय वृक्ष प्रजाति का है। और इसका वैज्ञानिक नाम है टर्मिनलिया अर्जुन। क्या भैया इसका वैज्ञानिक नाम, टर्मिनलिया अर्जुन। अब बात करेंगे कचनार की। देखिए ये भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक फूल वाला पेड़ है। किसका, कौन सा पेड़ है, फूल वाला पेड़ है। और इसका वैज्ञानिक नाम है बोहिनिया वेरीगेट। ये कचनार का वैज्ञानिक नाम है। आप इसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2023 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है। तो इनमें से कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार। तो ये है डेनमार्क। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश सोमालिया है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश सोमालिया है, डेनमार्क सबसे कम है। तो भारत का कौन सा स्थान है, भारत 93वें स्थान पर है सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता। देखिए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप वर्ल्ड कप 2024 भारत ने जीता था, आपको पता होगा। ठीक है, और इसमें उपविजेता टीम जो रही है वो दक्षिण अफ्रीका रही है। उपविजेता टीम कौन सी रही है, दक्षिण अफ्रीका उपविजेता टीम रही है। अच्छा, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किसने की थी। इसकी मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने की थी। किसने की थी, अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने की थी। अच्छा, फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, इंपोर्टेंट हो जाता है भैया। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में खेला गया था। कहाँ खेला गया, केंसिंगटन ओवल में खेला गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान कौन सा देश बना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान बना है सऊदी अरब। कौन बना है भैया, सऊदी अरब बना है। याद रखेंगे। अब आपको बताना होगा भैया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिल्मा
कोशिकाएं भी कहा जाता है। पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व में और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं। तो इनमें से कौन सी ग्लियल कोशिकाएं हैं जो न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं? तो वो है श्वान कोशिकाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।